प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ईआर डायग्राम जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के लिए थी उसको देखते हुए टेबल क्रिएट किए थे। ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट टेबल हमने क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने डिपार्टमेंट के लिए 3 एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। पहला एट्रीब्यूट का नाम हमने रखा था डिपार्टमेंट आईडी, उसकी डेटा टाइप थी इंटीजर, और हमने कहा था ये ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होगा, प्राइमरी की कॉलम में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है? क्लियर था? यस मैम, क्लियर। ओके, जैसे ही एक कॉलम को हमने डिफाइन कर लिया है, एक कॉलम की बात हमने खत्म कर ली है, दूसरे कॉलम को हमने डिफाइन करना है, तो कॉमा लगा के हमने वहाँ पे एक कॉलम के बारे में बात करना बंद कर दिया। लाइक whenever you are going to create a new column, you need to end the previous column with a comma। तो यहाँ पे एक कॉलम को मैंने डिफाइन किया, उसके एंड में कॉमा लगाया, अब नेक्स्ट कॉलम के बारे में बात करेंगे। हमने स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स पढ़ी थी कि स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करते हुए ये फॉर्मेट हमने इम्पोज किया था। ये जो चेक है, चेक के बारे में सबको समझ में आ गई थी कि चेक किस तरह से हम लगा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल के ऊपर? मैम बता दें थोड़ा ये। बता दें। लेक्चर सुना था? मैम एक दफ़ा रिपीट कर दें। एक दफ़े रिपीट कर दूं? ओके, उसके लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक रोल नंबर का, ये एम्प्लॉय कोड का फॉर्मेट हमने इम्पोज करना है। जैसे आपके रोल नंबर है, ठीक है, ये आपका रोल नंबर का फॉर्मेट है। जब हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं ना, तो अमूमन हम इंटीजर टाइप की बनाते हैं और उसके अंदर हम ऑटो इंक्रीमेंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्राइमरी की असाइन करते जाते हैं। लेकिन जो आपके रोल नंबर्स हैं, उनका फॉर्मेट क्या है कि पहले 4 कैरेक्टर्स आते हैं, फिर एक डैश आता है, फिर एक अल्फ़ाबेट आता है, फिर 2 नंबर्स आते हैं, फिर एक डैश एंड देन 001 या 002, ये जो भी आपका रोल नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि 4 कैरेक्टर्स मस्ट आएंगे, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा। फिर एक ये साइन आएगा स्पेशल कैरेक्टर, फिर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, फिर 2 नंबर है, फिर ये सिंबल और फिर 3 नंबर्स। ये फॉर्मेट इम्पोज करने के लिए मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय कोड वाला जो कॉलम है वहाँ पे मैंने कहा है कि EMP कोड, ये कॉलम का नाम होगा, इसकी डेटा टाइप होगी n-var, ठीक है, वेरिएबल करेक्टर्स। ये प्राइमरी की कॉलम है। प्राइमरी की जब मैंने किसी कॉलम के अंदर लिख लिया है, दैट मीन्स कि ना तो ये कॉलम डुप्लीकेट हो सकता है इसकी वैल्यू, ठीक है। इस कॉलम के अंदर जितने अब हम लोग रोल नंबर्स लिखेंगे या एम्प्लॉय कोड्स लिखेंगे, वो सारे के सारे यूनिक होंगे, और कभी भी एम्प्लॉय कोड वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू को हम नल नहीं छोड़ सकते। दैट मीन्स कि अगर हम किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लिख रहे हैं, तो एम्प्लॉय कोड के अंदर हर एम्प्लॉय के लिए हमें एक डिफरेंट कोड लिखना मस्ट है, रिक्वायर्ड कॉलम है ये। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ये n-var डेटा टाइप है, इसकी कॉलम का नाम है एम्प्लॉय कोड, n-var डेटा टाइप, ये प्राइमरी की कॉलम है। जैसे ही मैंने प्राइमरी की लिखा, SQL सर्वर ने इसके ऊपर रूल इम्पोज कर दिया कि ये नॉट नल कॉलम है और ये यूनिक कॉलम है। उसके बाद मैंने SQL को क्या कहा है कि SQL चेक करो एम्प्लॉय कोड, ये इस तरह का होना चाहिए, चेक एम्प्लॉय कोड लाइक दिस फॉर्मेट, कि जब भी हम एम्प्लॉय कोड के अंदर कोई वैल्यू एंटर करते हैं, कोई कोड एंटर करते हैं, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने डिटेल में समझाया था कि अंडरस्कोर का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपने लाइक के अंदर एक पूरा का पूरा फॉर्मेट इम्पोज करवाया हुआ है। अंडरस्कोर का मतलब है 1 करेक्टर एग्जैक्टली, ठीक है, वो एग्जैक्टली 1 करेक्टर होगा या 1 नंबर होगा या 1 स्पेशल करेक्टर होगा। अंडरस्कोर को रिप्लेस करते हुए मैंने यहाँ पे एक करेक्टर या नंबर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने A to Z लोअर केस में एंड अपर केस में अलाउ कर दिया। मतलब ये कि स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड करते हुए स्टार्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, स्मॉल लेटर्स के अंदर BCM आ सकता है, या कैपिटल लेटर के अंदर हमारे पास पहले 4 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लेकिन मैंने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि पहले 4 मेरे पास सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा, ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी।
पहले 4 जब भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे। 4 अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जी तक कोई भी हो सकते हैं। इन 4 अल्फ़ाबेट्स के बाद मेरे पास एक ये सिंबल लाजमी आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं एम्प्लॉय के लिए कोड लिख रही हूँ तो 4 से कम कैरेक्टर्स आ जाएं। ठीक है, 4 से कम अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, 4 मस्ट हैं। उन मस्ट अल्फ़ाबेट्स के बाद एक ये सिंबल मस्ट आएगा। इस सिंबल के बाद दोबारा मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि ए से जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट मेरे पास आएगा। जैसे आपके रोल नंबर के अंदर हमारे पास फॉल या स्प्रिंग के लिए एफ या एस आ रहा होता है। उसके बाद हमने 0 से 9 दो दफ़ा लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब है कि 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास आनी है। लाइक दिस, हियर वी हैव 1 9 19। सो 0 से लेकर 9 तक पहले एक नंबर आएगा, फिर 0 से 9 तक हमारे पास दूसरा नंबर आएगा, फिर हमने कहा हुआ कि ये वाला सिंबल लाजमी आएगा। तो यहाँ तक की जो बात है BSEM डैश F19 डैश, यहाँ तक का हमारे पास फॉर्मेट कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ तक के थ्रू, इस कोड के थ्रू। उसके बाद मैंने 3 अंडरस्कोर्स लगाए हुए हैं। इन 3 अंडरस्कोर्स का मतलब है कि यहाँ पे जो 3 लास्ट में 001 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। बट 3 अंडरस्कोर्स का मतलब है 3 वेरिएबल कैरेक्टर्स मस्ट, एग्जैक्टली, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। तो जब भी हम लोगों ने कोई स्पेशल फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम चेक और लाइक इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चेक भी एक कीवर्ड है और लाइक भी हमारे पास एक कीवर्ड है, कॉन्स्ट्रेंट्स है बेसिकली ये। चेक भी एक कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, हम कोई रूल लगा रहे हैं, कोई हम लोग चेक लगा रहे हैं, कोई हम लोग इम्पोज कर रहे हैं रूल अपने कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल चेक करो एम्प्लॉय कोड एंड इट मस्ट बी लाइक दिस फॉर्मेट। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। गुड टू गो, समझ आ गई है यहाँ तक की बात? यस मैम। यस मैम। मैम ये जो स्पेशल आपने जो कैरेक्टर्स की बात की FBSCM जो डैश है जी, इसकी हम कैसे करेंगे? जो डैश है इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में ये एक डैश मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये विजिबल है आपको यहाँ पे, देखो जी मैम, अभी नजर आया मैम, आगे अभी नजर आया। ओके डन। ये स्पेशल कैरेक्टर मैंने कंपलसरी किया हुआ है। जब मैंने कंपलसरी ये डैश लगाया हुआ है, दैट मीन्स कि 4 अल्फाबेट्स आने के बाद ये वाला सिंबल लाजमी आएगा। ओके, मैं आपको ईमेल के ऊपर रूल अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे एक कॉलम रख रही हूँ एम्प्लॉय के लिए ईमेल। ठीक है, ईमेल के लिए डेटा टाइप मैंने रखी है nvar4। किसी भी ईमेल की लेंथ हो सकती है मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स। फिर मैं कहूँगी कि जो ईमेल होती है वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है ना, किसी का भी ईमेल एड्रेस हमारे पास डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं तो हर एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सबको क्लियर है ना? जब भी किसी कॉलम को हमने यूनिक कंसीडर करना है तो उसके आगे आपने सिर्फ यूनिक लिख लेना है। ठीक है, हमने कीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी प्राइमरी की, यूनिक की, कॉम्पोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की। तो जो यूनिक की थी, यूनिक की क्या कहती थी कि जब भी किसी कॉलम को आप यूनिक की डिक्लेयर करते हो तो उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है कि उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल हो सकती है। लेकिन जब भी हम लोग ईमेल वाले कॉलम में किसी भी एम्प्लॉय के लिए ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो वो हमेशा यूनिक होगा। ओके, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस को मैंने क्या कह दिया है कि ये यूनिक कॉलम है। ओके, अब मैंने ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास पहले कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर @ सिंबल लाजमी आना होता है, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर हमारे पास डॉट एक लाजमी आना होता है, और फिर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स आने होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करवाना है कि कुछ करेक्टर्स लाजमी हो, 2 से 3 करेक्टर्स लाजमी हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर एक @ सिंबल आए, फिर कुछ करेक्टर्स आए, फिर एक डॉट आए, फिर कुछ करेक्टर्स आए। अब ये फॉर्मेट मैंने इम्पोज करवाना है एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करते हुए ईमेल एड्रेस पे। तो मैं एसक्यूएल सर्वर को क्या कहूँगी, एसक्यूएल सर्वर प्लीज चेक करो ईमेल एड्रेस को, इट मस्ट बी लाइक दिस। इन कोट्स के अंदर
अब मैं फॉर्मेट अपना मेंशन करने जा रही हूँ। मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ कि एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स तो ईमेल में शुरू में होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो परसेंटेज का सिंबल है ना, परसेंटेज का सिंबल कह रहा है 0 और मोर कैरेक्टर्स। अंडरस्कोर का मतलब है जितने अंडरस्कोर हम लगाएंगे उतने कैरेक्टर्स मस्ट होंगे। 3 अंडरस्कोर का मतलब है 3 स्पेशल कैरेक्टर्स और 3 नंबर्स और 3 अल्फाबेट्स। 3 कैरेक्टर्स का मतलब है कि 3 कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यूज या स्पेशल कैरेक्टर्स लाजमी आएंगे। परसेंटेज कहती है 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एक @ सिंबल आएगा। @ सिंबल के बाद हमारे पास 3 कैरेक्टर्स लाजमी होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर एक डॉट आएगा, 2 कैरेक्टर्स लाजमी आएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस के अंदर अगर मैं फॉर्मेट अप्लाई करूं तो वो फॉर्मेट क्या होगा कि कभी भी ईमेल एड्रेस के शुरू में @ सिंबल नहीं आ सकता। शुरू में कभी भी @ सिंबल नहीं आ सकता। तो पहले करेक्टर को मैं इम्पोज कर दूंगी कि वो A से Z तक कोई वैल्यू होगी। A से Z के बाद कोई भी करेक्टर्स आ सकते हैं। उसके बाद एक @ सिंबल आना ज़रूरी है। @ सिंबल के बाद हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास डॉट आएगा और फिर हमारे पास कुछ करेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। परसेंटेज का सिंबल समझ में आया? 0 और मोर करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली 1 करेक्टर, एक अंडरस्कोर एग्जैक्टली 1 वेरिएबल करेक्टर। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0 और मोर करेक्टर्स, ठीक है। आप लिखो या ना लिखो। यहाँ तक क्लियर है सबको? फॉर्मेट समझ में आ गया कि हम किस तरह से इम्पोज करवा सकते हैं? यस मैम। यस मैम। ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, गेट डेट समझ में आया था क्या करता है? डेट इनपुट करवानी मैम। गेट डेट का फंक्शन क्या काम नो करता है मैम, इसके अंदर? गेट डेट फंक्शन जो सिस्टम का डेट आ रही होती है वो गेट करता है। जी, बाकी स्टूडेंट्स सबको समझ में आई थी गेट डेट का फंक्शन क्या करता है? जो हमारी सर्वर पे डेट होती है उसको पिक करके डिस्प्ले करवा देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने स्टोर करवानी है। तो जो सिस्टम की डेट होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली एंटर नहीं कर रहे किसी भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हम उसको नल छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की अपनी डेट है उसको पिक करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एंटर करवा देगा, ठीक है। अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछ लो, अदरवाइज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था। ओके, हमने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवानी है, ठीक है। आपको शायद याद होगा कि जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास एज है ना किसी भी एम्प्लॉय की, वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, उसे हमने ड्राइव किया होता है। ऐसे ही है, याद है सबको? नहीं याद? सेक्शन डी। ओके याद है। ओके, हमारे पास जो एम्प्लॉय की एज होती है वो ड्राइव एट्रीब्यूट होता है, हम स्टोर करवाते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जब भी हमने किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी स्टूडेंट की एज को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी एज। और मैंने आपसे कहा था कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास वो फंक्शन मौजूद है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि हमारे पास अवेलेबल होगी स्टूडेंट की या एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे एज। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा ऐड करते हुए मुझे रूल इम्प्लीमेंट करना है और एसक्यूएल को मुझे कहना है कि जो भी एम्प्लॉय मेरे पास आ रहा है ना, आपने चेक करना है कि उसकी जो एज है उसकी एज लेस इक्वल हो, सॉरी ग्रेटर इक्वल हो 18 के, एंड जो उसकी एज है वो लेस इक्वल हो 50 से। जो भी एम्प्लॉय हम लोग हायर कर रहे हैं या जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है उसकी एज ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 18 के और लेस इक्वल होनी चाहिए 15 से।
अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे एज के नीचे एक रेड लाइन आ रही है, सबको विजिबल है? यस मैम। इसकी रीजन ये है कि एज नाम का कोई भी एट्रीब्यूट हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। एज तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास एक कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेट डिफ नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। जब भी हम लोग सी प्लस प्लस में फंक्शन बनाते हैं या हम डेटाबेस में फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए वो फंक्शन कुछ टास्क परफॉर्म करता है और आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी सबको पता है ना, हम कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और फिर हमें कोई ना कोई चीज़ रिटर्न हो रही होती है। तो डेट डिफ के फंक्शन को हमने कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले कि जो हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वो किस चीज़ में देखना चाह रहे हैं। मैं एम्प्लॉय की एज को इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स देखना चाह रही हूँ। उसके बाद हमने प्रोवाइड करनी होती है उसे स्टार्टिंग डेट, कि जो आप दो डेट्स का डिफरेंस देखना चाह रहे हैं उसमें हम स्टार्टिंग डेट हमें बता दो। तो मैं बताती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में मंथ है 10, डेट है 25 एंड उसका बर्थ ईयर है 2000। ये स्टार्टिंग डेट है। अब मुझे बतानी है एंडिंग डेट। एंडिंग डेट के अंदर मैं उसे गेट डेट, जो आज की डेट है, वो प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने डेट डिफ का फंक्शन यूज़ किया। डेट डिफ के फंक्शन को हमने 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले कि मैं दो डेट्स का डिफरेंस किस चीज़ में देखना चाह रही हूँ, ईयर्स में देखना चाह रही हूँ या मंथ्स में देखना चाह रही हूँ या मैं डेज में देखना चाह रही हूँ या मैं मिनट्स में देखना चाह रही हूँ। तो मुझे ईयर्स में चाहिए एज, ठीक है। मुझे डेट किस में चाहिए, डिफरेंस किस में चाहिए, एज का ईयर्स में चाहिए। फिर हमने स्टार्टिंग डेट प्रोवाइड करनी है। स्टार्टिंग डेट के अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय की उसको डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे। एंडिंग डेट के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी करंटली डेट क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है आज की डेट। अगर हम लोग डिफरेंस चेक करें या एज कैलकुलेट करना चाहें तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमें अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो मिल रही है 20 ईयर्स, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि अगर हमने किसी की भी एज फाइंड आउट करनी है तो एज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करना है। उसको हमने बताना है कि डिफरेंस हमें ईयर्स में देखना है, फिर हम डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे और फिर हम उसको आज की डेट प्रोवाइड करेंगे। अब जो आपने एम्प्लॉय टेबल में कॉलम का नाम रखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो एग्जैक्टली नाम आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्टार्टिंग डेट को प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये मुझे एज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और मुझे चेक करना है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है उसकी एज मेरे पास 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 से कम होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी मैंने एज लिखा हुआ था ना, वहाँ वहाँ पे अब मैं ये फंक्शन कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई है? ये फंक्शन मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये फंक्शन मुझे एज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय के लिए। तो जहाँ जहाँ पे मैंने एज लिखा था वहाँ पे अब मैंने इस फंक्शन को कॉपी कर दिया है। क्लियर? यस मैम। ओके। अब मुझे क्या, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब मेरे पास एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स में एंटर करना शुरू करूँगी, एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को लिखना शुरू करूँगी, तो मुझे मेरा सिस्टम अलर्ट कर देगा अगर किसी भी एम्प्लॉय की एज जो है वो 18 से कम है या 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमें रिकॉर्ड एंटर करने नहीं देगा, बिकॉज हमने रूल इम्पोज कर दिया है कि जब भी किसी की डेट हम एंटर करवा रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करवा रहे हैं, तो उसकी एज हमारे पास 18 से ज़्यादा या 50 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ करना है सीख लिया है, हम लोगों ने डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करना सीख लिया है, ठीक है। कोई एम्बिगुइटी यहाँ तक है तो बताओ। क्लियर? ओके, हो गया। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं टेबल को। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है ये जो हमारी डेटाबेस है ना, EMP_system एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर ये टेबल बन गया एम्प्लॉय का।
अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। टेबल को अगर मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, इसमें मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पे हमें टेबल्स वाले फोल्डर के अंदर अब एम्प्लॉय टेबल भी विजिबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो इसके अंदर कीज़ वाले फोल्डर में मुझे प्राइमरी की नज़र आ रही है कि हमने एम्प्लॉय के लिए कोई प्राइमरी की रखी है, एज वेल एज यहाँ पे हमें एक यूनिक की नज़र आ रही है, UQ लिखा हुआ है। ये हमने एक यूनिक की बनाई है, जो एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस है ना, उसको हमने यूनिक कहा है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि हमने दो टेबल्स तो क्रिएट कर ली हैं, लेकिन इन टेबल्स का आपस में कुछ रिलेशन था, ठीक है। रिलेशनशिप क्या था? एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोगों ने डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की लेकर आना था। तो हमने क्या करना था, एक कॉलम बनाना था एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की के लिए। हम कुछ भूल गए हैं। अब हम टेबल को दोबारा तो क्रिएट नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टेबल उन्होंने क्रिएट किया होता है उसी में एक नया कॉलम लिखते हैं, ठीक है। नया कॉलम लिखने के बाद उस टेबल को दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जब आप ये एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर थ्रो होगा। क्यों? देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम का ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल मौजूद है। एम्प्लॉय टेबल दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आपने एक चीज़ ऑलरेडी बना ली है तो वो चीज़ दोबारा बन नहीं सकती, उसको आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। अब हमने अगर एम्प्लॉय टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है जो कि फॉरेन की कॉलम होगा, तो हमें एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। DDL के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह की कमांड्स आती हैं। एक हम क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को हम ऑल्टर कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ को हम ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो अब हम ऑल्टर की कमांड पढ़ने लगे हैं। हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल को मैंने ऑल्टर करना है। ऑल्टर करके क्या करना है, मैंने ऐड करना है एक नया कॉलम जिसका नाम है डिपार्टमेंट ID। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, ऐड करेंगे हम DID जो कि डिपार्टमेंट ID है। कॉलम का नाम लिखने के बाद हमने फॉरेन डेटा टाइप बतानी होती है, ठीक है। डेटा टाइप बतानी है। इस कॉलम को मैंने नॉट नल डिक्लेयर किया। नॉट नल मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो एम्प्लॉय अगर हायर हुआ है तो लाजमी तौर पे किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए हायर हुआ है, इसलिए जो फॉरेन की कॉलम है हमने उसको नल नहीं छोड़ना। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हम लोग एम्प्लॉय टेबल जब बना रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो हमने फॉरेन की कॉलम रखना है, इस फॉरेन की कॉलम को हम लोगों ने नॉट नल डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है ये हमने डिपार्टमेंट के अंदर बनाया है, फॉरेन की कॉलम जो कि DID कॉलम है। ये फॉरेन की है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये फॉरेन की है। इस कॉलम की प्रॉपर्टीज़ में मैंने बता दिया है कि ये नॉट नल कॉलम है। रीज़न इज कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लिखेंगे हम उसका डिपार्टमेंट मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मैंने टेबल को ऑल्टर करते हुए कहा है कि ऐड करो एक नया कॉलम DID, ठीक है, जो कि प्राइमरी की जो कि नॉट नल कॉलम होगा। अब मैंने इसको फॉरेन की डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगी फॉरेन की। फॉरेन की मैंने बताया है SQL को, SQL इस एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर करो, एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है DID, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, इसको नॉट नल आपने रखना है, और ये फॉरेन की कॉलम है। फॉरेन की बता दी है कि ये किसी दूसरे टेबल से आ रहा है। अब फॉरेन की बताई है तो मुझे एड्रेस भी देना है। एड्रेस बताते हुए मैं कहूँगी रेफरेंसेस ओके। SQL को अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि SQL एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर करो, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड अ न्यू कॉलम जिसका नाम है DID, ये इंटीजर टाइप का होगा, इसे नॉट नल रखना है। ये एक फॉरेन की कॉलम है। फॉरेन की का मतलब है कि ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे टेबल से आ रहा है। अब मैंने ये तो बता दी है कि ये फॉरेन की है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा?
आ कहाँ से रहा है ये बताने के लिए मुझे एड्रेस प्रोवाइड करना है। एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए मैं लिखूंगी रेफरेंसेस। मैंने रेफरेंस दिया है, रेफरेंस डिपार्टमेंट टेबल कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होंगी डिपार्टमेंट टेबल में। और डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की कॉलम का नाम क्या है, ये नाम है डीबीटी आईडी। तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे फॉरेन की डिक्लेयर करते हुए डिपार्टमेंट के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ये कॉलम नेम प्रोवाइड करना है कि डिपार्टमेंट टेबल में एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, इसकी वैल्यूज ने इस कॉलम में आना